गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है डिमांड और ये टॉपिक जनरली हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इसे क्या पढ़ना है। लेकिन आपके आज के क्लास में देखिएगा कि हमारा हर पॉलिसी, वो गवर्नमेंट का आपको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, डिफरेंट आपका ट्रेड हो रहा है, कैसे हर वो पॉलिसी में, वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, हर पॉलिसी में इस वर्ड का आपको, एक सेकेंड हो चाहिए, इस वर्ड का आपको यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में अगर ठीक से नहीं आता है तो आप वो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन वो उसमें रटना हो जाता है फिर कि हाँ हमने बस रट लिया और आगे बढ़ गया, और फिर एग्जामिनेशन में वही लूप होल आता है बिकॉज आप वो रटे रहते हैं। और क्योंकि इसका समझ नहीं आता है तो फिर अचानक से हम लोग तुक्का वही रूल एंड आउट करने लगते हैं, ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, ये वाला काम करने लगता है। लेकिन अगर एक बार आप इसको समझ जाइएगा, आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए अच्छा खासा इसको कलरफुल बनाता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, और एक बार इसे समझ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसी होता है आपको, आप अपने से बता पाएगा। आपको न्यूज़पेपर का ज़रूरत नहीं होगा कि न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी पे लेके, आप खुद बताइएगा नहीं गवर्नमेंट ने अगर ये एक्शन लिया तो इसने सही लिया या गलत लिया। तो आइडिया ये है हमारा कि हमारा कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि हमें किसी दूसरे के ओपिनियन पे बस नहीं ना पड़े। और फिर आपको पता है कि ये तो फिर भी मैं प्रिलिमिनरी का बात कर रहा था, इन जनरल सेल्स में आप अगर आप एसडीएम बन रहे हैं या आप अगर आईएएस बन रहे हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए कॉन्सेप्चुअली। लेकिन उसके बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पेपर, मतलब यूपीएससी में पेपर 3 होता है या मान लीजिए स्टेट पीएससी में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इकोनॉमिक्स का हर जगह उसका यूज़ है। अब आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए वो उस समय के पॉलिसी में हो, लेकिन वो पॉलिसी में छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन आता है कि एमजी नरेगा पे, आपको लगेगा कि वो एमजी नरेगा का क्वेश्चन है, लेकिन एमजी नरेगा भी आप अगर देखिए तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपको लोग डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे जॉब करना है तब तक उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर क्या ये वर्ड कहाँ से आया? उसमें भी आपको तो हर पॉलिसी में आपको ये वर्ड आपको हर जगह मिल ही जाएगा। और अगर इसको आप समझ गए तो वही आंसर जो आप सिर्फ पहले फैक्ट बेसिस पे लिखते, आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे लिखिएगा और आपका आंसर मच बेटर कंपेयर टू अदर पीपल, जो कि लोग सिर्फ रट के आ रहे हैं, उसके कंपेयर में आपका आंसर बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो मैं बस ये बैकग्राउंड क्लियर कर रहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक पन्ना है जो कि आप पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सीधे काम पे आता है, ठीक है। अगर हम पहली बार डिमांड को वर्ड सुनते हैं, मतलब एज ए इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, ना कि इकोनॉमिक्स का एक वर्ड, इकोनॉमिक्स का एज ए कॉन्सेप्ट, तो हम डिमांड से समझते क्या है? तो हमें बस, मतलब अगर आम भाषा में बात बोले तो हमको लगता है कि कोई चीज़ का मांग, ठीक है। मुझे डिज़ायर है तो उसका डिमांड है। हम इन सबको वर्ड को इक्वेट कर देते हैं एक ही तरीके से। तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कार खरीदने का डिज़ायर है तो हमारे पास कार का डिमांड है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना हम। लेकिन ये गलत है, ठीक है। और यहीं पे अंतर आता है इंग्लिश वर्ड डिमांड का मतलब और इकोनॉमिक वर्ड डिमांड का मतलब, ठीक है। तो डिमांड आपको दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तो डिज़ायर, जो अभी हमने सुना, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। साथ में विलिंगनेस भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए प्राइस पे करने का। अब देखिए जैसे मैंने क्या लिखा है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस प्राइस लेवल। इसका, इस दोनों का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको हम एक बड़ा सा कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अब फॉर्च्यूनर वाले कंपनी ने, किसका है वो, जिस भी कंपनी का मुझे याद नहीं आ रहा, फॉर्च्यूनर वाले कंपनी ने क्या किया कि मार्केट में सर्वे करवाया, ठीक है। अब सर्वे से पता चला कि आपको भी फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे भी फॉर्च्यूनर चाहिए, और हमारे मोहल्ले में लगभग 200 आदमी को फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबको ये खरीदने का मन है। लेकिन इसमें से कितने, इस सर्वे में से एक और निकल के आता है कि इस 200 लोग में से बस 3 लोग हैं जो कि आपको 50 लाख रुपए पे कर पाएंगे, ये जो कि फॉर्च्यूनर का दाम है, ठीक है।
तो फिर जो फॉर्च्यूनर है वो जो अपना डिसीजन लेगी कार बनाने का, आपको क्या लगता है वो 200 कार बनाएगी या 3 कार बनाएगी? मे बी वो 5 बना दे कि उसको लगे कि 3 तो लेने के लिए अभी ही तैयार है, 2 शायद बाद में आ जाए। तो ये अंतर क्यों आया? 200 लोग ने तो बोला था कि मुझे कार चाहिए। तो ये अंतर इसीलिए आया क्योंकि बस 3 ही थे जो विलिंग थे, जिनके पास कैपेसिटी था, विलिंग एंड एबल। नहीं, 200 विलिंग थे कि हाँ मुझे चाहिए यार, लेकिन 3 के पास एबिलिटी था खरीदने का। और डिमांड इज इक्वल टू, इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होता है? डिमांड इज इक्वल टू विलिंगनेस, कि हम खरीदना चाहें, प्लस एबिलिटी। ये दोनों अगर होगा तभी हम इसको डिमांड कंसिडर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है, जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि अभी हमको कोई गुड का हमको सेल बढ़ाना है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मान लीजिए वो टैक्स रिड्यूस करती है, ठीक है? तो वो टैक्स रिडक्शन से होता क्या है? उस टैक्स रिडक्शन से, जैसे फिस्कल पॉलिसी में हम 2 ही चीज़ देखते हैं ना प्राइमरीली, उसके बहुत कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरीली 2 चीज़ होता है कि या तो गवर्नमेंट आपको स्पेंडिंग इंक्रीज करवाना चाह रही है, मतलब मार्केट टैक्स रिड्यूस कर रही है ताकि लोगों के पास पैसा खरीदने को ज़्यादा आए, या तो उसको बढ़ा रही है या जो कि उसके पास कम आए, वो अलग रीजन से। बस अभी आप समझ लीजिए टैक्स बढ़ा रही है, घटा रही है। क्यों कर रही है? कहा कि लोगों के पास या तो पैसा आए या लोगों के पास थोड़ा पैसा कम हो जब टैक्स इंक्रीज करती है, ठीक है? अब इससे होता क्या है? तो इससे आपको विलिंगनेस तो लोग का सेम रहता है, लेकिन ये जो एबिलिटी है ये लोग का चेंज करने लगता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जब फिस्कल पॉलिसी बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि डिमांड के एबिलिटी वाले कंपोनेंट को ना अटैक करना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट को ये वाला डेटा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट आपको सर्वे करवाती है, गवर्नमेंट के पास आपको आइडिया है, डिफरेंट इनकम टैक्स जो रिपोर्ट आता है उसके थ्रू कि हाँ 5 लाख से वाले इतने लोग थे, तो इनको अगर हम 6 लाख वाले में डाल दें या 3 लाख वाले में डाल दें तो अकॉर्डिंगली उनका इनकम इस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा। तो वो सबसे ज़्यादा शायद शैम्पू, तेल या साबुन का पे खर्चा करेंगे। और अगर शैम्पू, तेल और साबुन पे खर्चा करेंगे तो हमें पता है कि शैम्पू, तेल और साबुन का जितना प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है, इंपोर्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि शैम्पू, तेल और साबुन वाले कंपनी को ग्रो करवा दिया। अब क्यों ग्रो करवा दिया? क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा, क्योंकि उनके पास एबिलिटी बढ़ गया। अब ज़्यादा साबुन खर्चा उनको करना है, साबुन जो भी, मतलब पहले जो नहीं 3 दिन में नहा रहे थे अब 2 दिन में नहाएंगे, 1 दिन में नहाएंगे, साबुन ज़्यादा लगाएंगे। और ये हम किया, गवर्नमेंट ने ये किया क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, कि गवर्नमेंट देख रही है कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम हुआ है, और मतलब लोग काफ़ी रोड पे हल्ला कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती कि कोई दूसरा पॉलिसी लाती जिससे कि लोग का इनकम उतना नहीं बढ़ता और दूसरा इफेक्ट होता। तो उससे क्या होता है कि उस पर हम बाद में आएंगे। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के पास इन पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ाने से क्या हुआ? उन्होंने डिमांड किया एक्स्ट्रा साबुन और तेल का, ठीक है? इसको मैं साबुन एंड तेल लिख दे रहा हूँ, SNT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मत समझ लीजिएगा फिर, ठीक है? आपको अब इससे क्या होगा कि जो अपने देश में बनता है साबुन और तेल, उस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया। अब इससे क्या होगा? अब इसका डिमांड बढ़ गया तो ये कंपनी क्या बोलेगी कि या तो मुझे नया एम्प्लॉयमेंट हायर करना पड़ेगा, मतलब कि वो नए इंजीनियर को हायर करेगी, नए लेबर को हायर करेगी, नए आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको नया उसको लोग को हायर करेगी। मतलब अलग अलग सेक्टर में नया नया नौकरी का पैदा होना शुरू हो गया। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो अभी नौकरी का हल्ला हो रहा था कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, वो आपको कम हो गया। फिर लोगों का इनकम बढ़ा तो उनको एज अ, मतलब पॉलिटिकल क्लास भी उनको अच्छा लगा कि ये गवर्नमेंट तो हमारे लिए काम कर रही है। तो ये इवेंचुअली गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट थोड़ी जाके ये डिमांड और ये सब पढ़ाई कर रही है, तो लेकिन ये कर कौन रहा है? तो ये कर रहे हैं वही ब्यूरोक्रेट्स, जो आप बनिएगा, ठीक है? तो ब्यूरोक्रेट्स को ये पता है कि हम
यहाँ पे इस सेक्टर के डिमांड को बढ़ाएंगे, उस सेक्टर के डिमांड को कम करेंगे। तो अब मान लीजिए हम ऐसे सेक्टर के डिमांड बढ़ा दें जो कि इम्पोर्टेड गुड है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए जितना भी कस्टम लगता है, और मान लीजिए फॉरेन कार पे, उसको एकदम ज़ीरो कर दिए, और ज़ीरो क्या कर दिए, आपको इंसेंटिव देने लगे कि जो भी बाहर से कार मंगाएगा उसको हम आधा दाम माफ़ कर देंगे। मतलब उसका अमेरिका में जितना दाम है उसके आधा में इंडिया में मिलेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि लोग जो इंडियन कार है, जैसे मान लीजिए आपको महिंद्रा है, मारुति है, जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है, उस कार को खरीदना थोड़ा कम कर देगी, क्योंकि उससे आपको सस्ता मिल रहा है इम्पोर्टेड कार। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे फायदा किसको हो रहा है? तो इससे फायदा तो बाहर के कंपनी को हो रहा है, जॉब ये भी देगी, क्योंकि इसको भी आपको थोड़ा सा चाहिए, नए एम्प्लॉय, नए सब कुछ, वो भी, लेकिन इवेंचुअली जो प्रॉफिट है वो तो बाहर चला जाएगा। तो ये सब जो डिसीजन है कि किसको देना है, क्या करना है, सब कुछ लास्ट में डिपेंड करता है आपके टोटल डिमांड पे, कि आप कैसे डिमांड को कैसे रेगुलेट करते हैं, और आप क्या चाह रहे हैं हमारा इकोनॉमिक किस रूप में आगे बढ़े, ठीक है। कि हम कंज्यूमर गुड को बढ़ाना चाह रहे हैं डिमांड, या हम चाह रहे हैं कि हम डिमांड एजुकेशन का बढ़े। अब एजुकेशन का डिमांड हम कैसे बढ़वाएंगे? कि हमने बोल दिया कि मिड डे मील दे रहे हैं, अब आपको लगेगा कि मिड डे मील तो ऐसे ही गवर्नमेंट बना दिया, वो नहीं, मिड डे मील एग्जैक्टली क्या टैकल कर रहा है? मिड डे मील आपको चाह रहा था कि एजुकेशन का डिमांड बढ़ाए, ठीक है। तो उसने आपको वो लालच दिया, और इवेंचुअली उस लालच के थ्रू आपको मतलब लोग पढ़ना आना शुरू करें, ठीक है। तो आपको मतलब एक डिमांड का फेयर आइडिया लग गया होगा कि इवेंचुअली ये है क्या। और अब इसके हम लोग अलग अलग कंपोनेंट देखेंगे कि ये कैसे मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है उससे इंटरैक्ट करता है। लाइक इवेंचुअली तो हमें ये नहीं जानना है ना कि डिमांड इवेंचुअली क्या, हमें ये जानना है कि डिमांड गवर्नमेंट के पॉलिसी को कैसे असर करता है, आरबीआई डिमांड को लेके मतलब क्या करती है। जैसे आपने बहुत बार पेपर में ये वर्ड सुना होगा, बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द मार्केट इज वेरी हाई, इसीलिए दैट्स वाई गवर्नमेंट आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेपो रेट। ये सब वर्ड आप सुना होगा कभी भी। तो ये सब वर्ड कहाँ से आ रहा है? इसी चैप्टर से आ रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी आपको लोग कोई चीज़ को लेके, जनरली आपको कंज्यूमिंग गुड होता है, उसको लेके काफ़ी डिमांड किए हुए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इट रिप्रेजेंट्स अ डिज़ायर एंड एबिलिटी, एग्जैक्टली वही जो यहाँ पे बात की है हमने, कि दोनों वर्ड इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्राफ समझना बहुत ही ज़्यादा टफ है भी नहीं, ये एक बार समझ लीजिएगा ना, तो डिमांड से रिलेटेड जितना भी आपको अलग अलग ग्राफ है ना, वो आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्यू से होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, कितना शैम्पू चाहिए, 5 पैकेट या 15 पैकेट, ठीक है। कितना गेहूं चाहिए, 10 किलो या 25 किलो, समझ रहे हैं ना, ये क्वांटिटी हो गया। ये वाला जो है ये प्राइस हो गया, कि शैम्पू है वो 4 रुपया का है कि 8 रुपया का है। और समझ रहे हैं ना, हम जितना ऊपर जा रहे हैं इससे तो दाम हमारा बढ़ रहा है, जितना इधर जा रहे हैं उतना हमारा क्वांटिटी का नंबर बढ़ रहा है। अगर Q0 होगा 3 पैकेट शैम्पू, तो Q1 शायद होगा 8 पैकेट शैम्पू, ठीक है। तो ये हम समझ रहे, इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए एक चीज़ जो अब सबसे मेन आने वाला है, अगर आपको ₹4 पे और ₹8 पे, अगर ₹4 पे हम देखें तो ये यहाँ जा रहा यहाँ पे रुकता है, और फिर यहाँ से गिरना शुरू होता है। तो ₹4 पे हम 8 पैकेट शैम्पू खरीद रहे हैं। वही जैसे उसी शैम्पू का दाम ₹8 हो गया, तो हम आपको ये जा रहा फिर यहीं पे गिर गया। मतलब कि अब 3 पैकेट शैम्पू खरीद रहे हैं। मतलब कि हम समझे क्या, कि मोर द प्राइस लेसर द डिमांड। ये आपको क्यों लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपने फिगर से देख लिया, लेकिन अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको इसका आंसर दिख रहा है क्या? ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर कहाँ से आता है कि मोर द प्राइस जैसे होगा, उतना ही एबिलिटी जो होता है लोगों का खरीदने का, वो तो कम हो जाएगा ना। जो फॉर्च्यूनर का हमने एग्जांपल लिया उसमें यही हो रहा था ना, कि खरीदने को तो 200 लोग
तैयार थे, लेकिन जैसे देखा कि अरे इसका दाम तो 10 लाख नहीं है, इसका दाम तो 50 लाख है, तो ये 200 बन के 5 या 3, जो भी एग्जाम्पल लिया था, ये 3 लोग आ गए। ठीक है, अब लोग को लॉग मत पढ़ लो यार। तो अ, ये जो लॉ है ये इसी वर्ड से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हम समझ जाते हैं। अब अगर इसको सिंपल वर्ड में हमको बोलना है, जैसे जनरली लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि जितना दाम बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका डिमांड घटेगा, और जितना दाम घटेगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी को लगता है कि अरे ये तो ऑब्वियस बात है भाई, अगर हमको साड़ी मिल रहा है 2,000 का तो हम शायद 2 को खरीदेंगे, और अगर हमको मिल रहा है 500 रुपये का तो हम शायद 19 को खरीदेंगे। ये तो इसमें समझने वाला क्या बात है। तो हम होता क्या है कि वो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसको हमने थ्योरी में कभी डाला नहीं होता है। और अब मेरा जो पहला क्लास था ना, वो यही था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स वही होता है कि हमें रियल लाइफ में जो हो रहा है वो पता है, सब कुछ नहीं, मेजर चीज़, और जब उसी को हम थ्योरी में डाल देते हैं, उसका एक मॉडल बना देते हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो जब हम तो इकोनॉमी में बस नॉर्मल हमें टी शर्ट कितने मिल रहा है, हमें आम कितने मिल रहा है, बस ये जानते हैं। लेकिन जब उसको एक बार थ्योरी में बना दिया तो उसका और ऊपर वाले लेवल पे, जैसे कि अब हम मार्केट में कितना पैसा है और उससे कितना फ़र्क पड़ेगा दूसरी चीज़ों के डिमांड पे, इस पे तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये भी वैसे ही काम करता है। तो इसीलिए ये वाला थ्योरी आपको अगर समझ में आ गया तो वो अलग अलग लेवल पे भी आपको हेल्प करेगा। तो हमारा थ्योरी इससे ये निकल के आता है कि प्राइस और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ऑपोजिटली रिलेटेड है। तो अब आपको देखिए, ये ग्राफ जनरली हम 2 टाइप के ग्राफ देखते हैं, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए आपको इस नेचर का है, मतलब कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, आप बोलिए कि यार सर सीधा नहीं है ये, आपको ये है, तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, इस पर हमको नहीं घुसना है, इसको हाइपर उसे हटाइए। बस ये ऐसे आ रहा है, ये याद रखिएगा। इस मतलब कि इसको कहते हैं नेगेटिवली रिलेटेड। नेगेटिवली रिलेटेड क्यों कहते हैं, कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा, मतलब उल्टा है ये। ठीक है, तो हमें बस इस स्लाइड से इतना समझना है और इससे आगे कुछ समझने का ज़रूरत है नहीं। फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। अब फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि मैं एक फैक्टर्स वाला चीज़ हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि 20 अगर प्रोडक्ट है तो 5 × 2 × 2। ठीक है, तो 20 को बनाता है क्या, 5 2 2। तो ये जो छोटे छोटे इसके एलिमेंट होते हैं वो डिटरमाइन करता है टोटल बड़े प्रोडक्ट को। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि डिमांड जो मार्केट में आ रहा है उस चीज़ को कौन कौन सा छोटा छोटा एलिमेंट है जो कि अफेक्ट कर रहा है। अगर वो छोटा छोटा एलिमेंट के बारे में हमको पता चल गया तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिमांड आगे किधर जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, प्राइस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे बेसिक तरीके से अगर कोई चीज़ का मांग ऊपर या नीचे जाता है तो वो प्राइस के कारण ही होता है। ये आम 200 रुपये किलो है यार, मालदा नहीं यार, तुम वे 15 दिन रुक जाओ, ये 200 रुपया आ जाएगा, 60 रुपये पे तो हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं खरीदा वो आम, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा लगा हमें। ठीक है, तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो प्राइस होता है। अब वही आम आपको शायद मान लीजिए जून के एंड में आपको मिलने लगेगा 30 रुपये किलो। ठीक है, ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन 30 रुपये पर केजी। ठीक है, तो फिर हम इसको 5-5 किलो खाने लगेंगे। हो सके 5 किलो में से 4 किलो खाएंगे और 1 किलो गाय को जाके खिला देंगे। लेकिन मतलब हम खा रहे बस 4 किलो, स्टिल हम 5 किलो खरीद रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको 1 केजी हमारा बर्बाद हो जा रहा है? क्योंकि वो इतना सस्ता मिल रहा है कि हमको लग रहा है कि नहीं यार खरीद ही डालो पूरा। तो हमारा जो डिमांड था आम को लेके, आम हमें पहले भी पसंद था जब 200 रुपये किलो था, अभी भी पसंद, लेकिन हमारा डिमांड जो है वो बढ़ गया। डिमांड का मतलब अगेन क्या, विलिंगनेस नहीं, एबिलिटी भी। शुरू में हमारे पास एबिलिटी नहीं था 200 रुपया पर केजी खरीदने का, हमारे पास उतना क्षमता नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे पास 30 रुपया पर केजी है, तो हम आराम से, क्षमता है हमारे पास, खरीद सकते हैं। तो ये प्राइस हमारा पहला फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है आपको डिमांड को। फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस।
अब ये देखिए इसमें प्राइस नहीं है। अब मान लीजिए आप आपके घर में कोई है जिसको वो मालदह आम इतना ज़्यादा पसंद है कि वो कुछ भी दाम देने को तैयार है। लाइक वो उसको क्या लगता है कि यार 2 महीने के लिए बस आम आता है साल में, तो इसमें क्या दाम देखना है, 200 मिल रहा ना, हाँ हम अगर बस लास्ट में 30 रुपए के लिए वेट करेंगे तो क्या होगा कि शायद बस एक ही 15 दिन खा पाएंगे, लेकिन अभी से खाना करेंगे शुरू तो ज़्यादा खा पाएंगे, तो इवेंचुअली वो 200 के रुपीज़ में भी आम खाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, ये क्योंकि उसका प्रेफरेंस था, तो वो उस प्राइस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो इवेंचुअली वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कुछ भी दाम देने को तैयार है। जैसे मान लीजिए आईफोन होता है, ठीक है, अब आईफोन के अगर प्राइस पे आप जाइएगा तो आपको आईफोन तो बहुत ही महंगा है, फिर हम क्यों नहीं आपको दूसरा कोई फ़ोन खरीदेंगे। ठीक है, तो हम क्यों आईफोन खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारा वो प्रेफरेंस है, तो हमारा प्राइस वाला फैक्टर घट गया है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है। अगर मान लीजिए आईफोन ही आपको मिलने लगे 25 लाख रुपया में एक फ़ोन, ठीक है, ये भी होगा ही कभी ना कभी शायद 10 साल बाद, लेकिन अभी चले अभी नहीं है, तो आ, फिर हम खरीदेंगे क्या, नहीं, लेकिन पसंद है क्या, हाँ, तो वही विलिंगनेस प्लस एबिलिटी वाली बात आ जाती है कि 25 लाख में हमारा एबिलिटी नहीं, इसलिए नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर प्रेफरेंस वाला चीज़ है तो शायद जो एकदम अल्ट्रा रिच होते हैं वो इस पर भी खरीद लेंगे। तो डिमांड को कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी डिसाइड करता है कि वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को पसंद कर रहा है, और जब वो प्रेफरेंस पे चले जाते हैं हम लोग तो प्राइस वाला फैक्टर थोड़ा घट जाता है। ठीक है, इनकम लेवल, अब ये ऑब्वियस बात है कि अब जैसे देखिए किसी मोहल्ले में जैसे मान लीजिए हम हर शहर में होता है कि कोई एक रिच स्पेस होता है, एक स्पेस होता है जो मिडिल क्लास स्पेस होता है, एक होता है जो थोड़ा रिलेटिवली पुअर स्पेस होता है। ठीक है, तो हम क्या ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन बताया, वो क्लासिफिकेशन क्या है कि एक स्पेस में, मतलब इसको ए बोलिए, इनके पास बहुत इनकम है, ठीक है, दूसरे बी में आपको ठीक ठाक इनकम है, मिडिल क्लास, और जो पुअर सेक्शन है उसके पास क्राइसिस ऑफ इनकम है कि बस दिन का चल जा रहा है वही काफ़ी है। तो इससे होगा क्या, अब ए पे अगर जाएगा वो मालदा आम का ठेला 200 रुपये वाला, तो इसका सारा ठेला बिक जाएगा। बी के पास जाएगा तो इसका 30% बिकेगा, 70% नहीं बिकेगा। और सी के पास जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे शायद एक भी ना बिके। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ऐसा, जबकि प्राइस तो तीनों में वही 200 है, प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब कि, और जब यहाँ पे आपको ठेला खाली हो गया, यहाँ पे 30% खाली हो गया, यहाँ पे आपको बस 0% खाली हुआ, जबकि प्राइस आपका सेम है। तो लेकिन डिमांड का लॉ तो बोलता था कि प्राइस के हिसाब से आपको वो क्या नाम है, क्वांटिटी चेंज कर रहा है इसका, तो यहाँ तो प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि प्राइस वही है लेकिन यहाँ क्वांटिटी खत्म, यहाँ 30% खत्म और यहाँ पे 0% खत्म। तो ये हो रहा है इनकम के कारण, कि एक जगह अगर इनकम ज़्यादा है तो उसके लिए एबिलिटी टू बाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका डिमांड ज़्यादा है। समझ रहे ना, वैसे ही आपको इन दोनों पे कम है, तो इसीलिए इनकम भी एक फैक्टर होता है जो कि आपको डिमांड को बताता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो अब सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि सिमिलर इन नेचर हो, लेकिन आपको जो पहला एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रिप्लेस कर दे या उसका ऑल्टरनेटिव, ये होता है आपको सब्स्टिट्यूट। तो उसका इससे क्या मतलब आपको रिलेशन है डिमांड से। अब जैसे देखिए आपको मान लीजिए सुबह उठ के कॉफ़ी पीने का आदत है, ठीक है, और जैसे मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, अब किसी दिन मान लीजिए फॉर सम रीज़न मुझे चाय नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके कॉफ़ी पी लूँगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जो चाय का आपको डिमांड था वो मार्केट में घट गया। मान लीजिए यही काम आपको पूरे मार्केट में ऐसे 5,000 लोग करने लगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपको वो आपको डिमांड घटते चला जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप कॉफ़ी पीते थे, ठीक है, कॉफ़ी का फॉर सम रीज़न इस बार उतना पैदावार नहीं होता है, तो क्या होता है, इसका आप क्या करिएगा, सब्स्टिट्यूट खोजिएगा। वो टी हो सकता है, लस्सी हो सकता है, आप जो भी बोलिए, छाछ हो सकता है,
जो भी आपको ड्रिंक पीना है, ऐसे तो आप जनरली टी ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका प्राइस इसके डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। अगर इसका प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कॉफी कम खरीदिएगा। आपको बोलेगा भाई बे इतना कॉफ़ी पे क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये बजट तो आपको बहुत ही ज़्यादा हमारा हिला दे रहा है, अननेसेसरी चीज़। चलो ना, उससे अच्छा 2 महीना हम चाय खरीद ले रहे हैं। तो चाय का डिमांड, इसका प्राइस अभी भी वही है चाय का, जैसे इसको एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं। मान लीजिए कॉफ़ी पे दाम था इसका, पहले आप जब पीते थे तो 30 रुपया एक पाउच का दाम था, और उस समय आप 2 पाउच खरीदते थे। फिर इसका दाम हो गया ₹60, तो आपने बोला कि एक खरीदेंगे। फिर इसका दाम हो गया ₹90, तो आपने बोला कि अब 0 खरीदेंगे। लेकिन आपको चाय तो अभी भी पीने का मन कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पे चाय लिखा हुआ है। जब इसका चाय का दाम था ₹30, तो आप इसको 0 खरीदते थे। इसका जब दाम हुआ अभी भी ₹30 ही है, तो आपने क्या किया, अब एक खरीदना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आपने 60 में एक यहाँ पे खरीदा। अब इसका रुपीज़ का दाम मान लीजिए अभी भी है 30 ही, लेकिन अब इसको 2 खरीदने लगे, अब इसको यहाँ से 0 कर दिए। तो ये क्यों रिप्लेस हुआ? क्योंकि ये दोनों जो गुड है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो एक का इसमें इसके प्राइस में अंतर आया क्या? नहीं। इसके डिमांड में अंतर आया क्या? यस। इसके प्राइस में अंतर आया क्या? यस। इसके डिमांड में अंतर आया क्या? यस। तो एक के प्राइस के असर दूसरे के डिमांड में पड़ता है, जबकि इसका प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। तो ये बस हमें जानना था कि विदाउट एक्चुअली गेटिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सब्स्टिट्यूट, उसका डिमांड एक्चुअली में चेंज कर गया। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का हमें खेल है, ये हमें आगे भी मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आपको अभी समझ में ऐसे आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आया तो वो फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि आपने वर्ड सुना होगा रिसेशन, डिप्रेशन। अगर आपको ये सब पता नहीं भी है एग्जैक्टली इकोनॉमिक टर्म में होता क्या, लेकिन वेग आइडिया तो है ही आपके पास कि ये होता है इवेंचुअली कि जब इकोनॉमिक्स में उस इकोनॉमिकल कंडीशन में ठीक से लोग को ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है आपको, और सब कुछ फैक्ट्री आउटपुट एकदम ठप बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो जब ये चीज़ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि एक्सट्रीमली बूमिंग इकोनॉमी है अभी, ठीक है। बूमिंग इकोनॉमी मतलब कि हर जगह लोग को इनकम मिल रहा है, हर जगह जॉब मिल रहा है, इंडस्ट्री में पूरा प्रोडक्शन बोल रहा है। जैसे इसको आप एग्जांपल वैसे लेके लिए चलिए कि कोरोना जब हमारा आया था, तो कोरोना के समय क्या हो गया था, सारा फैक्ट्री बंद, लोग का जॉब बंद, फिर ट्रांसपोर्टेशन बंद, सारे ऑटो वाले को दिक्कत हो गया था कि कोई है ही नहीं। वैसे ही कुछ भी अलग अलग थे। तो उस समय क्या हुआ, इकोनॉमिक आपको रिसेशन के तरफ जाने लगा, क्योंकि वो तो हमारे पास आईटी सर्विसेज है। जैसे मान लीजिए यही कोरोना वाला चीज़ आपको 1960 में आया होता, तब तो और भी बुरा हाल होता, क्योंकि आज तो क्या हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। अब गूगल गूगल बोल रहा हूँ कि जितना भी काम होता आईटी वाईटी पे सब घर बैठे हो जाता है, तो वो फिर भी आपको उस लेवल तक नहीं गया। लेकिन मान लीजिए ये 60 में हुआ था, तो उस समय तो ये घर बैठे वाला काम कितना ही होता था, तो उसमें तो और भी बुरा हाल होता। लेकिन जो भी, फिर भी हमारा इकोनॉमिक जो वो ग्रोथ था वो भयानक नीचे गिरा, ठीक है। अब अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इवेंचुअली लोग के पास इनकम कम आएगा, इनकम कम आएगा तो उनके पास एबिलिटी कम होगा, एबिलिटी कम होगा तो उनका डिमांड, जो इकोनॉमिक्स वाला डिमांड है, वो कम होगा, ठीक है। तो इवेंचुअली आपको हर चीज नीचे गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। भले हो सके प्राइस उसका प्रोडक्ट का कंपनी सब नीचे भी कर दे, लेकिन लोग क्या बोले, नीचे करेगा तो इसका मतलब क्या, जनरली वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब डिमांड हमारा बढ़ेगा, लेकिन तब भी नहीं बढ़ा, क्योंकि इवेंचुअली लोग के पास नीचे करने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो भी नहीं है पे करने के लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो भी डिमांड को डिसाइड करता है। आपने सुना होगा, जैसे जनरली न्यूज में एक टर्म आते रहता है कि गवर्नमेंट इन एक टर्म आता है काउंटर सिक्लिकल गवर्नमेंट पॉलिसी। इस सब पे मैं घुसूंगा नहीं, जब हम फिस्कल पॉलिसी आएंगे तब सब करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि इस टॉपिक पे तो उस पर हम आइडिया लेते हैं, उसको एक समझिए इंग्लिश लैंग्वेज में हम समझा के देखते हैं, मतलब एज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं, कि जब रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट आपको बहुत पैसा डालती है। पैसा कैसे डालती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए आपको बोलेगा कि अब हम नया पुल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, नया ये बनवाएंगे। उससे क्या होता है, उससे नए लेबर को जॉब मिलता है, नए ठेकेदार को जॉब मिलता है, नया सीमेंट चाहिए, नया आयरन चाहिए, नया
फिर आपको इंजीनियर चाहिए। तो हम अगर वो नहीं बना रहे होते तो ये जो एक्स्ट्रा जॉब हम क्रिएट किए, ये तो जॉब नहीं बना होता। तो ये एक्स्ट्रा जॉब अगर क्रिएट हुआ तो ये इन लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आया ना। तो ये एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट अभी क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि जब वैसा डाउन टर्न आता है ना, तो वही ये डिमांड घट चुका होता है। और डिमांड जब घट चुका होता है ना, तो फिर और भी जो इंडस्ट्री चल रही होती है, जैसे मान लीजिए वही साबुन तेल, शैम्पू बोल दीजिए, वो उसका भी डिमांड घट जाता है। लेकिन अगर ये वाला काम करती है तो फिर जो एक्स्ट्रा इनकम आया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कारण, वो लोग आपको डिमांड को कम से कम थोड़ा बना के रखते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम आ गया तो उनका एबिलिटी बढ़ गया तो वो अब फिर से साबुन तेल और शैम्पू खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी आपको एकदम डूबने वाला था वो डूबने से बच जाता है। तो इसको बचाया कौन? वो कंपनी ने तो नहीं बचाया, साबुन तेल और शैम्पू वाले ने तो अपने आप को नहीं बचाया, इसको गवर्नमेंट ने बचाया। कैसे गवर्नमेंट ने बचाया? अगर गवर्नमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करती तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं आता कुछ लोगों के पास, उनके पास अगर इनकम नहीं आता तो वो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते, एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते तो जो साबुन तेल शैम्पू वाले हो उनका कंपनी का ठेपा बैठ जाता। तो गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे जनरली फ्री मार्केट में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए या उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम जीरो होना चाहिए, लेकिन ये सब बोलने की बात है। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपको अमेरिका एक कैपिटलिस्ट, मतलब टेंडिंग टू फ्री मार्केट कंपनी है, लेकिन जब भी वहाँ प्रॉब्लम आता है, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उनको बैंक को बेल आउट कौन किया था? गवर्नमेंट किया था। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इवेंचुअली अगर बैंक ठप हो जाएगा तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो उससे क्या होने वाला है भाई? तो लोन नहीं दे पाएंगे तो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके पास इनकम नहीं आएगा, लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो इवेंचुअली लास्ट में हर चीज डिमांड पे ही आता है। एक और कंपोनेंट उसका होता है सप्लाई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो लास्ट में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिमांड को ही अटैक करती है कि हमको डिमांड को बढ़ाना है। और ये इवेंचुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करती है कि डिमांड के कारण उस चीज़ों का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, तो उसको कम करना है। और इसी के बीच में हमारा पूरा गवर्नमेंट का पॉलिसी चलते रहता है। ठीक है, तो एनीवे ये हमारा ये था। और ये और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे, हमें जनरल स्टडीज़ पढ़ना है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है और आप खुद समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है तो इसको हम उसी में डाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एल नीनो आया। ठीक है, एल नीनो आया तो जैसे आने ही वाला इस बार शायद, तो वो एग्रीकल्चर को तबाह कर देगा। ठीक है, तबाह कर देगा मतलब ऐसा नहीं कि जीरो कर देगा, मान लीजिए 30% 20% कम प्रोडक्शन हुआ। अब उससे क्या होगा? उससे कम गेहूं आया तो अब जो भी आप गेहूं डेली खाते हैं उसका तो पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो कम गेहूं है। वैसे ही आपको कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिसके दाम आपको बढ़ जाएंगे। ऑयल हुआ, मतलब ऑयल, एडिबल ऑयल हुआ, क्योंकि वो कम प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर खराब हो गया। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है। जैसे अब यहाँ पे एक पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे मान लीजिए आपको एमएसपी होता है या पीडीएस होता है या इसमें होता क्या है, इसमें कि मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये पीडीएस है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत चीज़ जो बेसिक चीज़ है उसको फ्री में या बहुत मिनिमल प्राइस में बांटना शुरू किया। तो अब आपको इवेंचुअली जो लोग पहले चावल नहीं खाते होंगे वो भी बोलेंगे कि हाँ यार, गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है तो मैं तो चावल खाऊंगा। तो अब वो डिमांड करे तो गवर्नमेंट को भी तो कहीं से चावल चाहिए ना। तो वो किसान लोग देखेंगे, अरे गवर्नमेंट हमसे खरीद रही है तो हमको तो उगाना चाहिए पूरा अच्छा खाता। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट कैसे पूरे मार्केट की डिमांड को कंट्रोल कर ली। ठीक है, जो किसान पहले चावल नहीं उगाता था वो अब उगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोग डिमांड कर रहे हैं चावल का, क्योंकि उनको कम दाम या फ्री में मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी था जो कि पूरे इकोनॉमी के सेक्टर को यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसी होता है जो कि इवेंचुअली चेंज करता है और आपको गवर्नमेंट के एक्शन से डिमांड को ऑल्टर किया जाता है। तो ये देखिए हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर को लेके। अभी इसके काफ़ी डेप्थ है, तो उस डेप्थ पे हम जाएंगे। और इससे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी गवर्नमेंट के एग्जांपल्स भी मैंने इसलिए लिए कि आपको ये नहीं लगे कि ये बस एक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, एक चैप्टर है जो कि आदमी को करना होता है। नहीं, ये रियल में इसका इम्पैक्ट है, ये होता है, एग्जिस्ट करता है।
तो ये अगर समझ जाइएगा तो आप न्यूज़पेपर को अच्छे से करिएगा, आप आंसर को अपने अच्छे से लिखिएगा और एक्चुअली में आपका समझ भी बेटर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।